गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। तो देखो, आज की शीट डिस्कस करने से पहले ना हमें कुछ बात करनी पड़ेगी। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, एग्ज़ाम में ना ये चीज़ कोई नहीं देखता कि आपकी पेपर में सेंस कितनी थी, आप पेपर को कितना समझ पाए, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी। क्या चीज़ मायने रखती है जी? मायने रखता है आपका स्कोर, यानी आपका स्कोर क्या रहा, यानी मैक्सिमम स्कोर आपको बनाना है। ठीक है, अब भाई मैक्सिमम स्कोर बनाने के लिए ना, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप कोई ट्रिक लगाओ, चाहे आप कोई तुक्के लगाओ, जैसे तैसे करके आपको अपना स्कोर क्या करना है, मैक्सिमम लेके जाना है, वही चीज़ मायने रखेगी। ठीक है, अब भाई मैक्सिमम स्कोर कब होगा? मैक्सिमम स्कोर ये तो है नहीं कि हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है एग्ज़ाम में। मैक्सिमम स्कोर जब होगा जब हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को अटेम्प्ट कर लें, है ना। अब मिनिमम टाइम का मतलब क्या है भाई? मिनिमम टाइम का मतलब ये है कि कम से कम टाइम मुझे हर क्वेश्चन पे लगाना है, ताकि मैं एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तो कर पाऊँ। ऐसा तो नहीं पहले 10 या 20 क्वेश्चंस को मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया, उनको तो मैं बहुत अच्छे से समझ गया, लेकिन अगले 10 को मैं देख ही नहीं पाया, तो बात तो नहीं बनेगी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि भाई अगर मुझे इतना पढ़ के आंसर मिल गया ना, आगे क्वेश्चन इतना है, तो मैं आज इतना ही पढ़ के काम चलाऊंगा, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर बार मैं आपको बोलता ही हूँ कि भाई एग्जाम में एरर निकालते टाइम सेंस नहीं निकालनी, लेकिन फिर भी मैं निकलवा देता हूँ, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज के सेशन में ना हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि भाई मिनिमम टाइम, फटाफट से जल्दी हमें हमारे आंसर को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि जो आज की शीट थी ना, देखो उसका लेवल मैं अच्छा लेवल मानता हूँ, उसका लेवल कोई ऐसे ही नहीं है। एसएससी सीजीएल वालों को तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, एसएससी मेंस में भी इतना लेवल नहीं रहता, बैंक में अगर रहता है तो भाई इससे ऊपर लेवल नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, इसका नाम ही परिवर्तन सीरीज है, तो हम तो वो सबसे डिफिकल्ट चीज़ें कर रहे हैं कि एग्जामिनर पूछ कैसे सकता है, और पूछ कैसे सकता है में होता तो सब कुछ आसान है, लेकिन टाइम बचाना पड़ता है आपको। तो आज की शीट पे ना आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि भाई मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है। अब हम फटाफट हमारी शीट को स्टार्ट करते हैं। देखना, आज मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा कैसे टाइम बचाया जाएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना आंसर कैसे स्ट्राइक करेंगे, जैसे मैथ्स में भी हम करते हैं ऑप्शंस के थ्रू, वैसे ही। देखो एक चीज़ देखो, मुंबई इंडियंस वर वंस, इसमें क्या बताना था जी? इसमें एरर बताने थे, आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है, किस में एरर है आपको एरर चूज करना है। कहता है मुंबई इंडियंस वर वंस अगेन विक्टिम्स ऑफ अंपायरिंग हॉलर्स ड्यूरिंग देयर थ्रिलिंग विन ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स इन ए रिसेंट T20 मैच and coach Mahela Jayawardene did not seem pleased with some of the decision, did not seem pleased with some of the decision। तो पहली चीज़ तो कई बच्चों को शायद डाउट आया हो कि जी मुंबई इंडियंस तो एक टीम का नाम है, और टीम का नाम है तो भाई सब्जेक्ट टीम का नाम है तो भाई सब्जेक्ट तो सिंगुलर होना चाहिए था, फिर इसने वर्ब प्लूरल क्यों लगाई? ऐसा डाउट आ सकता था, मुंबई इंडियंस वॉज आ सकता था अगर टीम की बात करता, लेकिन मुझे आगे क्या दिखा? विक्टिम्स, मुझे दिखा विक्टिम्स। मुझे पता लगा कि इज एम आर वॉज वर जब मेन वर्ब बन जाती हैं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। यानी भाई एक बात मुझे यहाँ से पता चल गई कि जो मुंबई इंडियंस थी वही विक्टिम्स थी, उसके टीम मेंबर्स की भी बात कर रहा है और उसके जो फैन थे उनकी भी बात कर रहा है। किस चीज़ के विक्टिम थे जी? अंपायरिंग के होलर्स की। होलर्स क्या होता है जी? गलतियाँ। होलर्स होती है मिस्टेक, जो अंपायर कई बार मिस्टेक कर देते हैं, और ऐसी मिस्टेक्स जिन पर बाद में उनका मजाक उड़ाया जाता है उनको कहते हैं होलर मिस्टेक्स, होलर्स कहते हैं उनको। ठीक है, तो पहले वाले में तो मुझे कोई गड़बड़ नहीं लगी। मुंबई इंडियंस वर वंस अगेन विक्टम्स, किस चीज़ की विक्टम बनी? एक बार फिर अंपायरिंग होलर्स की। कब? ड्यूरिंग देयर थ्रिलिंग विन, उनकी थ्रिलिंग का मीनिंग होता है एक्साइटिंग, उत्साह से भरी हुई जीत। किसके ऊपर? कोलकाता नाइट राइडर के ऊपर इन रिसेंट T20 मैच। और अब बात करता है एंड कोच महिला जयवर्धने डिड नॉट सीम प्लेस्ड, वो खुश भी नजर नहीं आया, किसके साथ? विद सम ऑफ द डिसीजंस। यहाँ मुझे एरर दिख गया विद का। देखो विद नहीं, विद तो होता है किसी चीज़ के साथ, अब मुझे कोई रीज़न बताना है ना कि वो क्यों खुश नहीं हुआ, क्यों वो प्लेस्ड नज़र नहीं आया, तो विद की बजाय मुझे यहाँ प्रपोजिशन लगानी थी बाय। ठीक है, क्या प्रपोजिशन लगानी थी? बाय सम ऑफ द डिसीजन, कुछ कारणों की वजह से वो खुश नज़र नहीं आया। तो यहाँ तो एरर था जी थर्ड के अंदर। ठीक है, अब आप आगे बढ़ो, 32 को देखो। Currently, the Atomic Energy Regulatory Board, being established in 1983 with a gazette notification, is tasked with regulating the safety as well security aspects of the country civilian nuclear facility। भाई एक बात समझने की कोशिश करना,
मैंने आपको बताया था क्या जी, बीइंग क्या है एक्चुअली में, बीइंग है क्या, V1 प्लस ING है, V1 प्लस ING है, और इसके बाद में कुछ और चीज़ें आ रही है, यहाँ तक कुछ और चीज़ें आई। तो ना जब ऐसा होता है ना तब हम उसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर काम कर रहा था किसकी तरह, पार्टिसिपल की तरह। और जब उसके बाद अकेला बीइंग आता है तो भाई V1 प्लस ING थी, मैं कह देता प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन इसके बाद कुछ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए तो मैंने इसे क्या कहा, मैंने इसे कहा पार्टिसिपल फ्रेज। जब पार्टिसिपल फ्रेज हम पढ़ते हैं ना तो हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर हम एक एरर करते हैं, किस चीज़ का, डेंगलिंग पार्टिसिपल का। किस चीज़ का एरर करते हैं जी, डेंगलिंग पार्टिसिपल का। उसमें क्या था डेंगलिंग पार्टिसिपल के एरर में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपने किए थे, वॉकिंग अलोंग दी रोड माई पेन फेल डाउन, करते थे ना हम कि भाई सड़क के किनारे चलते हुए मेरा पेन गिर गया। वो ग्रामर उसको गलत मानती थी, क्यों, ग्रामर कहती थी कि भाई इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट तो पेन बन गया। फिर ग्रामर कहती थी कि ये तो ऐसी सेंस दे रहा है कि मेरा पेन ही नदी के किनारे चल रहा था और वो गिर गया। फिर हम इसमें करेक्शन करते थे, हम कहते थे व्हाइल आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड माई पेन फेल डाउन। यानी भाई एक बात तुम्हें पता लगी कि जब हम इस तरह से पार्टिसिपल फ्रेज बनाते थे ना तो उसका सब्जेक्ट हमें अगली लाइन में देना पड़ता था, तब हम इसमें पार्टिसिपल फ्रेज को बनाते थे, उसका सब्जेक्ट बनाना पड़ता था। लेकिन अगली लाइन में इसने क्या दिया, बीइंग दिया। इसने क्या कहा, करंटली, हाल फिलहाल, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इस फुल फॉर्म को एक बारी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। आप देखो नाम है, क्या नाम है, AERB। AERB क्या है, बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन 1983 विद ए गैजेट नोटिफिकेशन इज टास्क्ड। तो भाई एक बात बताओ, जब पार्टिसिपल फ्रेज हम लगाते थे ना तो हम उसका सब्जेक्ट उसके बाद में दे दिया करते थे। इस तरीके से तो हम लगाते ही नहीं थे कि बीच में पार्टिसिपल फ्रेज लगा दिया, पहले ही सब्जेक्ट लगा दिया, आगे वर्ब लगा दी। ऐसा यूज पार्टिसिपल फ्रेज का गलत होता है। ठीक है, अब मुझे पता लगा जो सब्जेक्ट था AERB था, तो बीइंग का, इस पार्टिसिपल का यहाँ पर क्या यूज कर रहा था, गलत यूज कर रहा था, यानी ये बीइंग नहीं लगाना था। अब आप पढ़ो, सेंस कंप्लीट जनरेट होती, AERB इस्टेब्लिश्ड in 1983 विद ए गैजेट नोटिफिकेशन। अब तुम्हें एक बात और पता चल गई, क्या पता लग गई जी, AERB कोई नाउन, किसी का नाम, उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर इस किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालें तो उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैं क्या कह सकता था जी, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैं कह सकता था कि ये तो एक एडजेक्टिव का क्या है जी, फ्रेज है, एडजेक्टिव का फ्रेज है, क्योंकि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यानी पहले पार्ट के अंदर तो एरर बना है ना, पहले पार्ट के अंदर बीइंग का एरर बना। अब आप एक चीज़ और समझने की कोशिश करो, देखो विद ए गैजेट नोटिफिकेशन नहीं, विद ए गैजेट नोटिफिकेशन नहीं, उसको इस्टेब्लिश कैसे किया, सरकार की तरफ से कोई गैजेट इन्फॉर्मेशन आई, यानी यहाँ पर विद की बजाय फिर से प्रपोजिशन का एरर किया बाय का। बाय कैसे इस्टेब्लिश हुआ, बाय ए गैजेट नोटिफिकेशन, एक गैजेट नोटिफिकेशन उन्होंने निकाल के उसको 1983 में इस्टेब्लिश किया था। तो भाई सेकंड पार्ट में भी एरर मिला। अब क्या कहता है, AERB इज टास्क्ड, उसको टास्क दिया किस चीज़ का, विद रेगुलेटिंग, उसे रेगुलेट करनी थी सेफ्टी एज वेल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी। उसको ना इस्टेब्लिश करना था क्या जी, सेफ्टी भी और साथ ही साथ सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी कंट्री के, सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी के। तो भाई तीसरे पार्ट के अंदर भी एरर मिला। तीसरे पार्ट के अंदर एरर क्या मिला, मेरे हिसाब में सारे बच्चे जानते हैं, सारे बच्चे समझदार है, क्या, देखो एज वेल लगाया, एज वेल लगाया। एज वेल का मीनिंग क्या था, इक्विवेलेंट टू एज वेल एज था। तो हमने कई बार पढ़ा है कि जब भी विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इनके साथ में किसी और सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो वह पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पूरा लिख नहीं पाऊंगा भाई, पूरा लिखा नहीं जाएगा, तो आप सुनना ध्यान से। मैं एक बात कहता हूँ, राम, आगे मैं लिखता हूँ एज वेल एज हिज पेरेंट्स। अब मैं वर प्रेजेंट लगाऊं या वॉज प्रेजेंट लगाऊं इन द पार्टी, तो हम कहते थे कि एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू। जब इनसे जोड़ो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओ। यानी आप मुझे कह रहे हो कि सर वॉज लगाओ, आप कहो कि राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी। ऐसा करते थे हम, बहुत बार करते थे, लेकिन आज सीखो ऐसा क्यों करते थे। ऐसा क्यों करते थे जी, ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि जब एज वेल एज, कहाँ लिखूँ मैं, जब एज वेल एज दो चीज़ों को जोड़ता है, एज वेल एज दो चीज़ों को जोड़ता है ना, तो ये जो पहले वाली चीज़ होती है ना, इसके ऊपर एम्फेसाइज करता है। पहले वाली चीज़ को हमेशा हमेशा क्या करता है जी, एम्फेसाइज करता है, इस बात को प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो भाई
यहाँ कोई ऐसी सेंस जनरेट ही नहीं करनी थी। यहाँ कह रहा है सेफ्टी को प्राथमिकता दो ओवर सिक्योरिटी एस्पेक्ट एज वेल एज से जोड़ के कुछ ऐसी सेंस आई। जब मुझे पता लगा कि भाई ऐसा थोड़ी था, उसको इस्टेब्लिश किया, उसको ये दोनों काम करने थे, किसी एक को प्राथमिकता नहीं देनी थी। तब मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला एज वेल एज की बजाय यहाँ जोड़ना पड़ेगा एंड कंजंक्शन से। तो यहाँ तीनों ही पार्ट में एरर बना। पहले वाले में बीइंग को हटाना पड़ेगा, यहाँ विद प्रेपोजिशन को हटा के आपको बाय लगाना पड़ेगा, और यहाँ एज वेल को हटा के आपको एंड लगाना पड़ेगा, यानी इसका आंसर बनेगा ई। देख लो, अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट में क्या कहते हैं, इमरान खान्स पॉलिटिकल सुनामी हैज़ हम्बल्ड ए होल लॉट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स बिसाइड्स नॉकिंग द विंड आउट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट एंड सेक्टेरियन नेटवर्क्स एंड मेकिंग हेड्स ऑफ रिलीजियस पार्टीज स्वेलो द डस्ट। सुनामी क्या होती है? सुनामी क्या होती है भाई, बताना मुझे। सुनामी बाढ़ है ना, एक तरह का डिजास्टर। तो भाई पॉलिटिकल सुनामी क्या होगी? राजनीति में वो आ गया, भूचाल आ गया। इमरान खान आपको पता ही है आजकल पाकिस्तान में सबसे पिटा हुआ नेता है ना। तो भाई इमरान खान की पॉलिटिकल सुनामी यानी उसकी जो राजनीतिक करियर था लगभग खत्म हो चुका है। हैज़ हम्बल्ड, उसने क्या किया जी? हम्बल का मीनिंग होता है विनम, कहते हुए इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। उसने हम्बल कर दिया, विनम कर दिया, किन को? ए होल लॉट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, यानी बहुत सारे राजनीतिक नेताओं को उसकी इस डिफीट ने क्या कर दिया जी? उसके राजनीतिक करियर में जो तूफान आया उसने हम्बल कर दिया। बिसाइड्स मतलब के अलावा, नॉकिंग द विंड आउट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, ये एक इडियम होती है, नॉकिंग द विंड आउट ऑफ, नॉकिंग द विंड आउट, अभी हम सीख लेंगे क्या होती है। नॉकिंग द विंड आउट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट एंड सेक्टेरियन नेटवर्क। एक्सट्रीमिस्ट होता है भाई कट्टरवाद, है ना। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, आपने सीखा था क्या? 3 चीज़ें होती थी, एक होता था टेररिस्ट, एक होता था एक्सट्रीमिस्ट, एक होता था सोशलिस्ट, ऐसे करके। एक्सट्रीमिस्ट होता था कट्टरवाद वाले, एक्सट्रीमिस्ट, और सेक्टेरियन नेटवर्क। सेक्टेरियन का मतलब होता है सांप्रदायिक नेटवर्क। भाई इनकी राजनीति इनके देश में था क्या? मुस्लिम बहुल कंट्री थी, है ना। तो ये इमरान खान और क्या करते थे? सरकार इनकी चलती थी इनके आतंकवादियों के सहारे, इनके धर्मगुरुओं के सहारे। लेकिन अब राजनीति में आ गया भूचाल, इसका कद अपने आप राजनीति का खत्म होता जा रहा है, आर्मी डोमिनेट कर रही है। इस वजह से जो इसके चेले चपाटे थे, कुछ पॉलिटिकल लीडर थे, वो विनम पड़ गए, ठंडे पड़ गए। और खासकर जो कट्टरवादी सोच वाले लोग थे ना, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, और जो सांप्रदायिक नेटवर्क किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए थे, उनकी क्या हो गई? नॉकिंग द विंड आउट, उनकी विंड आउट हो गई। नॉकिंग द विंड आउट का मीनिंग क्या होता है? आप इसको ऐसे समझना, विंड को बाहर निकाल दिया। हमारे लंग्स में हवा होती है जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। अगर कोई पंप लगा के हमारी उस हवा को बाहर निकाल दे तो हम सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना। यानी हम हिंदी में एक बात नहीं कहते कि इसने तो मेरा सांस लेना भी मुश्किल कर दिया। तो नॉकिंग द विंड आउट का मीनिंग ही क्या होता है? किसी को आपने इतनी बुरी तरह से हरा दिया, आपने क्या कर दिया जी? उसकी ताकत को, उसकी एक्साइटमेंट को, उसकी पॉजिटिविटी को डिमिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। टू डिमिनिश, भाई आपने क्या कर दिया? किसी की पॉजिटिविटी को डिमिनिश कर दिया, किसी की एनर्जी को ख़त्म कर दिया, किसी की एक्साइटमेंट को ख़त्म कर दिया। उस सेंस में ये इडियम यूज़ होती है। बात क्लियर है? बात क्लियर। अब आप एक बात समझो, एंड मेकिंग हेड्स ऑफ रिलीजियस पार्टी, और साथ ही साथ क्या हुआ है? हेड ऑफ रिलीजियस पार्टी, जो इनकी धार्मिक पार्टियां थी ना, उनके जो हेड थे, उन्होंने क्या किया? स्वेलो दी डस्ट, डस्ट को स्वेलो किया। तो स्वेलो दी डस्ट कोई इडियम नहीं होती। स्वेलो दी डस्ट का मीनिंग तो होता है, स्वेलो होता है निगलना, डस्ट मिट्टी निगल ली। ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा। यहाँ पर मुझे पता लगा, यहाँ इडियम गलत लगाई, यहाँ लगाना था बाइट दी डस्ट। बाइट दी डस्ट का मीनिंग क्या होता है? बाइट दी डस्ट का मीनिंग होता है फेल हो जाना, पूरी तरीके से हार जाना। यानी भाई इमरान खान का रुतबा जब खत्म हो गया, सीधी सी बात है, तो जो उसके चेले चपाटे हैं उन्होंने भी तो हार को फेस कर लिया, उनके भी तो बुरे दिन शुरू हो गए। तो यहाँ इडियम का एरर किया, स्वेलो दी डस्ट नहीं, यहाँ आना था बाइट दी डस्ट, यानी इसका आंसर आता थर्ड। देख लो, अब आप आगे देखो 34 में क्या कहता है? I receive so much pleasure in reading your letters that I can dispense with the trouble I gave you in reading mine. But if you grow obstinate and do not answer, I will plague and pester you and do all I can to vex you. भाई सीधी सी बात थी, एरर देखते ही मिल गया। यहाँ मुझे क्या दिखा? मोडाल कैन। क्या दिखा? कैन। और मोडाल के बाद में सब बच्चों को पता था V1 यानी वर्ब की नेचुरल फॉर्म। वर्ब की नेचुरल फॉर्म तो यहाँ क्या आना था?
डिस्पेंस आना था, डिस्पेंस्ड नहीं आना था। ठीक है, यहाँ एरर बना जी आपके सेकंड पार्ट में। कुछ सीखने वाले वर्ड मिले जो मुझे पता है आपको आते हैं, लेकिन फिर भी एक बारी डिस्कस कर लेते हैं। देखो डिस्पेंस विद का मीनिंग क्या होता है? डिस्पेंस विद का मीनिंग होता है बिना किसी चीज़ के काम चला लेना, डू विदाउट समथिंग। किसी चीज़ को आप अब तक यूज़ कर रहे थे, अब आप उस चीज़ के बिना काम चला रहे हो या आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, उस सेंस में इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ होता है। ऑब्स्टिनेट का मीनिंग होता है अड़ियल, एक तरह से स्टबर्न एटीट्यूड। ठीक है, प्लेग का मीनिंग होता है, सेम मीनिंग होता है प्लेग और पेस्टर का, किसी को परेशान करना। ठीक है, याद कर लेना, प्लेग बीमारी ने इंडियंस को बहुत परेशान किया था। पेस्टर को मैंने याद कराया था, जो पेस्ट्स होते हैं पेस्टिसाइड्स वाले, वो भी परेशान हमको करते हैं। और वैक्स का मीनिंग भी क्या होता है जी? इरिटेट करना, किसी को गुस्सा दिलाना। तो एरर बहुत सिंपल मिला, कैन मोडाल के साथ में वर्ब की नेचुरल फॉर्म आनी थी, डिस्पेंस नहीं आना था, यानी सेकेंड पार्ट में इसके एरर था। देख लो, अब आगे बढ़ो। हाँ जी, देखो इसके अंदर क्या बताना था भाई, इसके अंदर ना ब्रैकेट में पार्ट दिया था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बतानी थी कि इस सेंटेंस के अंदर कोई गड़बड़ थी या नहीं। इसके अंदर मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मिली, लेकिन देखो आज की क्लास में उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते। आने वाली किसी डेली डोज में इस चीज़ को मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, आज की क्लास में उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि भाई उस पर कम से कम भी 15 मिनट लग जानी चाहिए। 15 मिनट तो क्या लग जाएंगी, 7-8 मिनट लग जाएंगे। देखो क्या कहता है, देयर हैव बीन कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस अबाउट इंडिया बायकॉटिंग पाकिस्तान एट दी वर्ल्ड कप। ऐसा होता है ना, हम बार बार कहते हैं कि भाई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, इसको बायकॉट करो। तो ऑथर कहता है कि इस तरह के मिक्स्ड से कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे साथ में रहे हैं। देयर हैव बीन कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस, अब ढूंढना है कि इसके अंदर कोई गड़बड़ थी क्या? कोई गड़बड़ नहीं थी। क्यों गड़बड़ नहीं थी भाई? देयर हैव बीन कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस, यानी ना इस तरह के ओपिनियंस रहे हैं। यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करना, ये वाला जो देयर, यही चीज़ मुझे आपको समझानी थी। ये वाला जो देयर है ना, यहाँ पर ये देयर एक तरह के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। प्रोनाउन की तरह ये देयर यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट क्या बन रहा है? ओपिनियंस ही बन रही है, और उस सब्जेक्ट के लिए वर्ब आ रही है हैव बीन। ठीक है, और एक बात तुमको और बता देता हूँ, ओपिनियंस जो है इस वर्ब के डूअर नहीं है, इसीलिए ना मुझे पैसिव फॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बीन लगाई, पैसिव फॉर्मेशन आनी थी। तो ये बात तो ओके थी। अगर मैं कह देता हैव कॉन्फ्लिक्टेड ओपिनियन, तो सब्जेक्ट क्या बनाते? देयर हैव कॉन्फ्लिक्टेड ओपिनियन। अब मुझे बात बताते, कौन कर रहा था इस कॉन्फ्लिक्टेड वर्ब को? कौन कर रहा था? कोई सेंस ही नहीं निकाल पाता, यानी पैसिव फॉर्मेशन तो हर हाल में चाहिए थी। अब ना तो ये पैसिव फॉर्मेशन थी, ना ये पैसिव फॉर्मेशन थी। पैसिव फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ये वाली थी या ये वाली थी। अब मुझे एक बात बताओ, ओपिनियन को क्वालिफाई को एडजेक्टिव करता, V1 + ing भी एडजेक्टिव की तरह काम करवाई इसने। V1 + ing भी, एक सेकेंड, हाँ, V1 + ing भी इसने एडजेक्टिव की तरह काम करवाई, और कॉन्फ्लिक्टेड भी एडजेक्टिव की तरह और काम करवाता। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, देयर हैव बीन कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस, देयर हैव बीन, एक सेकंड रुको बच्चों। हाँ, तो भाई एडजेक्टिव की तरह ही तो काम करवा रहा था। तो फिर जब इस वाले पार्ट में कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो मैं इसको रिप्लेस क्यों करूँगा? कहने को फर्स्ट भी ओके होता, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, इसलिए मैं इसको रिप्लेस नहीं करता। नो करेक्शन रिक्वायर्ड इसका आंसर आता। इस चीज़ के ऊपर ना एक अलग से डिस्कशन करनी पड़ेगी, ये देयर कितने तरीके से यूज़ करता है, इसके बारे में हमें एक अलग से बात करनी पड़ेगी। कब इस देयर के बाद पैसिव फॉर्मेशन आती है, कब एक्टिव वॉइस, तो करेंगे, किसी शीट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप पढ़ो 36 को क्या कहता है। मेजर विभूति एंड निकिता गॉट मैरिड लास्ट ईयर एंड वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट देयर फर्स्ट एनिवर्सरी व्हेन द टेरिबल ट्रेजेडी स्ट्रक। मेजर विभूति और भाई निकिता, मेजर विभूति बंदा था, निकिता उनकी वाइफ थी, उनकी पिछले साल ही शादी हुई थी, और वो प्लान कर रहे थे कि हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। उसी टाइम पे टेरिबल ट्रेजेडी हो गई। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, कहाँ गया टू सेलिब्रेट देयर? भाई ये वाला देयर क्यों लगा रहा है? ये वाला देयर तो अभी भी बात करके आया, या तो एडवर्ब की तरह काम करे या प्रोनाउन की तरह। तो ऐसी बात थोड़ी, उनकी एनिवर्सरी के ऊपर आपको पोजेशन दिखानी है। किसकी एनिवर्सरी थी? राम और श्याम की नहीं थी। उस एनिवर्सरी पर किसका अधिकार था? विभूति और निकिता का था। जब इस तरह की बात लगानी थी तो मुझे पोजेसिव एडजेक्टिव लगाना था, देयर, या फिर अब तुम बड़े बच्चे इसको कहो डिटरमाइनर लगाना था। तो भाई ये वाला देयर तो गड़बड़ थी, ये वाला देयर गड़बड़ थी, तो करेक्शन तो होगी ही होगी।
ए ऑप्शन में फिर से यही वाला देर लगा रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, इसको भी हटाओ। अब देखो सेकंड या थर्ड में से कौन सा होगा। गोट मैरिड द प्रीवियस ईयर एंड वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट देयर, बिल्कुल ओके। गोट मैरिड द लास्ट ईयर एंड वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट देयर, बिल्कुल ओके। यहाँ लास्ट ईयर की जगह प्रीवियस ईयर लगा रहा है तो प्रीवियस ईयर कह लो या लास्ट ईयर कह लो, बात तो एक ही है, यानी इसका आंसर आता है डी, डी ही इसका आंसर था। अब आप आगे नेक्स्ट को देख लो। द लास्ट रिजोर्ट इज एन एडवेंचर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नियर काठमांडू डैश when you can participate in extremely sports activity like bungee jumping। कहता है भाई लास्ट रिजोर्ट जो था ना, कहीं घूमने गए होंगे, कह रहे लास्ट रिजोर्ट जो था ना वो क्या था, एक एडवेंचर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था हमारा ना लास्ट प्लेस, कहाँ, काठमांडू के पास। when you can participate, तो when you can ही, एक बात बताओ, उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में ही तो एक बात है कि ऐसी जगह थी जहाँ पर आप ऐसा कर सकते थे, तो यहाँ व्हेन नहीं, व्हेन तो जब की सेंस देता है, व्हेन की बजाय मुझे पता लगा पढ़ के ही वेयर आना चाहिए, तो भाई व्हेन वाला ऑप्शन गलत है तो नो करेक्शन हट गया, करेक्शन तो करनी पड़ेगी, थर्ड में भी हटा दिया। अब आप देखो वेयर यू कैन पार्टिसिपेट इन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लाइक, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, एक्सट्रीमली तो एक एडवर्ब है और आगे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कह रहा है, तो ऐसी तो कोई बात इसे करने की आवश्यकता नहीं थी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंपाउंड नाउन था, ये एक्सट्रीमली आ भी गई तो क्वालिफाई किसको करती, तो मुझे पता लगा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लगाना था, यहाँ पर एक्सट्रीम एडजेक्टिव की तरह काम करता, इस नाउन को क्वालिफाई करता, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन आता, सेकंड इसका आंसर था। आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर क्या करना है हमें, देखो इसके अंदर ना PQRS थे भाई, इनको ना सही तरीके से असेंबल करना था, सही तरीके से आपको क्या करना था जी, अरेंज करना था। देखो मुझे ना इसको देख के एक बात पता चली, मुझे इसे देख के एक क्या बात पता चली, मुझे पता चला भाई कि इसके अंदर, एक सेकंड रुको, मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला जी इसके अंदर ना नो इम्प्रूवमेंट वाला वो वाला ऑप्शन नहीं था, नन ऑफ दी अबव, इसके अंदर नन ऑफ दी अबव ऑप्शन नहीं दे रखा, तो अब मैं ऑप्शंस के साथ खेल सकता हूँ। अगर नन ऑफ दी अबव दे देता है तो हम ऑप्शंस को यूज़ नहीं कर सकते। आज देखो हम ऑप्शंस को कैसे यूज़ करते हैं। ये कहता है ए से स्टार्टिंग, ए से स्टार्टिंग, बी से स्टार्टिंग, बी से स्टार्टिंग, ई से स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग के लिए ना सिर्फ 3 ही यूज़ हो सकते हैं, ए, बी और ई। अब आप इन 3 को पढ़ो एक बारी। देखो ए, बी, ई को अगर हम पढ़ते हैं तो ए में दिखा पोस्ट दिस डिस्कशन, पोस्ट दिस डिस्कशन मैंने बताया था जब मैंने PQRS करवाए थे, क्या कि भाई दिस डिस्कशन जो यहाँ पर है ये हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो मुझे पता ही नहीं कि कौन सी वाली डिस्कशन, अभी तक मुझे पता ही नहीं, तो फिर अगर मैं ए से स्टार्ट करता ना तो एक कंप्लीट सेंस जनरेट नहीं होती, इसीलिए मैं ए से स्टार्ट करना बेटर चॉइस नहीं मानता। ये गया, ये गया। अब बारीक आई बी, ई में से, तो अब फिर से तुम देखो टू फैसिलेट दिस, ई में कहते हैं टू फैसिलेट दिस, इस चीज़ को फैसिलेट करने के लिए। अब फिर से वही बात, ई से स्टार्ट कर जाए तो मुझे पता ही नहीं दिस किस चीज़ को रिप्लेस कर रहा है, यानी मैं ई से भी स्टार्ट नहीं कर सकता था। अब मुझे 2 ही ऑप्शन दिखे, क्या ऑप्शन दिखे जी, मुझे दिखा कि या तो स्टार्ट तो हर हाल में बी से होगा, और देखो कितना आसान कर दिया इसने कह दिया BAC, आगे कहते हैं BAC, यानी तुम्हें पता लग गया BAC एक पेयर में। अब बस तुम्हें इतना बताना है कि ED का पेयर आए या DE का पेयर आए, तो बस अब तो कोई रोल ही नहीं बचा। अब इनको पढ़ो इसी सीक्वेंस में, BAC से उठाओ। देखो BAC क्या कहता है, बी कहते हैं ड्यूरिंग ए हाई लेवल मीटिंग बिटवीन ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ऑन वेडनेसडे एलोबरेट डिस्कशंस वर हेल्ड ऑन द वेज एंड मीन्स टू प्रोवाइड अकोमोडेशन टू ट्रांजिट पैसेंजर। कहते हैं हाई लेवल की मीटिंग करवाएगी ऑफिशियल्स के बीच में, और जो कि स्टेट गवर्नमेंट के थे, राज्य सरकार के थे, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थे। इन्होंने ना डिस्कशन की, क्या डिस्कशन की, उन डिस्कशन में क्या बात निकल कर आई कि भाई हम ना अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाएंगे, पैसेंजर्स के रुकने की व्यवस्था भी करेंगे। पोस्ट दिस डिस्कशन, अब मैं ए पढ़ रहा हूं, पोस्ट दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन के बाद क्या हुआ, एयरपोर्ट सोर्सेज ने अनाउंस कर दिया कि जो भी पैसेंजर लॉन्ग लेओवर से आते, लंबी जर्नी से आते चेन्नई एयरपोर्ट पर, उन्हें बहुत जल्दी अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवा देंगे, जिसके लिए उनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो सी में क्या कहते हैं, फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है, अगर कोई पैसेंजर आता है तिरुचि से चेन्नई के अंदर और उसे अगली कोई फ्लाइट पकड़नी है, कुछ घंटों के बाद है वो फ्लाइट दिल्ली के लिए, तो अब वो एयरपोर्ट के ऊपर भी बैठा रह सकता है, बस उसे उसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है,
देखो क्या चीज़ थी भाई, हम तो कभी फ्लाइट में बैठे नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ कुछ ऐसा सिस्टम था कि भाई एक फ़्लाइट 4 बजे पर आपकी फ़्लाइट पहुँच गए, आप एयरपोर्ट आ गए। अब आपकी दूसरी फ़्लाइट 8 बजे, तो 4 घंटे आप एयरपोर्ट पे वेट नहीं कर सकते, क्योंकि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी रीज़न से आप वहाँ भीड़ नहीं बढ़ा सकते। अब बारी आई क्या करें, तो एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो भाई अपना सामान भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, मतलब धक्के की परेशानी होती थी जहाँ तक मुझे लगा। अब इन्होंने क्या फंडा निकाल दिया कि भाई आप पैसे दे दो और फिर कोई दिक्कत नहीं है, पैसे दे के तो यहाँ चाहे 4 दिन रुको, हम अपने आप मैनेज कर लेंगे, ऐसी बात की। तो भाई BAC ने तो बिल्कुल ओके बनाया। अब मुझे E और D में पढ़ना है, E और D। D क्या कहता है, बट इन दी केस ऑफ एन ओवरनाइट ले ओवर। लेकिन ओवरनाइट का मीनिंग होता है जी पूरी रात, ले ओवर मतलब रुकना, ठहरना। अगर देखो ले ओवर को कैसे याद करोगे, लाई ले लेन तुमने वर्ब सीखी थी, इसके अंदर ही कह रहा है ले, यानी आराम कर, यहाँ आराम से बैठ। यानी बट इन द केस ऑफ ओवरनाइट ले ओवर, अगर पूरी रात आपको ठहरना है ना, तो आपको कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, सम फॉर्म ऑफ अकोमोडेशन में बी नीडेड, कोई फॉर्म चाहिएगा। और इस फॉर्म की फैसिलिटी के लिए एयरलाइंस जो है कोऑर्डिनेट करेगी, बात करेगी किसके साथ में, पैसेंजर के साथ में, ठीक है। पैसेंजर के साथ में AAI पता नहीं क्या है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भाई स्टेट गवर्नमेंट बात करेंगे पैसेंजर के साथ में, ताकि उसकी पूरी व्यवस्था की जाए। तो अब तो बहुत आसान हो गया, मुझे पढ़ते ही क्या सेंस निकल कर आ रही है जी, हाँ जी, मुझे पढ़ के इसके अंदर क्या सेंस निकल कर आई सामने, BACDE की सेंस आ रही है भाई, BACDE की सेंस आ रही है, ठीक है। देखो यही आंसर है क्या, बिल्कुल यही आंसर था जी। आगे बढ़ो, देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है अब फिर से वही बात, PQRST है भाई, और आप खुद देखो इसके अंदर कहीं भी नन ऑफ दी अबव नहीं दिया, यानी मैं अभी भी ऑप्शन के साथ खेल सकता हूँ। ऑप्शन क्या कहते हैं, ऑप्शन कहते हैं कि स्टार्टिंग करवाओ या तो B से, या स्टार्टिंग करवाओ A से, या स्टार्टिंग करवाओ D से, इन 3 से स्टार्टिंग करवाओ। तो अब एक बारी इन्हीं 3 को एक बारी टारगेट करते हैं, BAD। देखो B के अंदर देखो क्या कहता है, ए से ही पढ़ लो एक बारी, BAD। ए में कहता है द कंपनी ऑन थर्सडे अनाउंस्ड दैट ट्विटर यूजर्स कैन नाउ सेव देयर ट्वीट्स एज ड्राफ्ट एंड स्केड्यूल फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। तो मुझे एक बात पता लगी, कहते कंपनी ने ना थर्सडे को अनाउंस कर दिया कि जो ट्विटर के यूजर्स हैं ना, वो अपने ट्वीट्स को सेव कर सकते हैं ड्राफ्ट के तौर पर, और स्केड्यूल भी लगा सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम का। तो मुझे एक बात क्या पता लगी, मुझे पता लगा कंपनी के पहले द आर्टिकल लगा रहा है, यानी ऑथर कह रहा है कि ये जो कंपनी है ना, ये एक डेफिनेट नाउन है। अब डेफिनेट नाउन क्या होता है भाई, स्पीकर को भी पता हो, लिसनर को भी पता हो। स्पीकर मतलब ऑथर को तो पता है, लेकिन मुझे तो कहीं से भी सेंस नहीं पता लगी कि कौन सी कंपनी की बात कर रहा है। अगर मैं ए को फर्स्ट सेंटेंस बनाऊं तो मुझे पता ही नहीं लग पा रहा कि कौन सी कंपनी की बात ऑथर कर रहा है, इसीलिए मुझे पता लगा ए से स्टार्टिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर ए से स्टार्टिंग होती तो कंपनी मेरी डेफिनेट नाउन यहाँ पर नहीं होती। तो ऑप्शन हटाओ, ए हट गया। अब बी पढ़ो, बी कहता है ट्विटर इज ऑल सेट टू रोल आउट द मच नीडेड फीचर दैट वुड लेट यू स्केड्यूल योर ट्वीट। कहते हैं ट्विटर जो है ना, ऑल सेट टू रोल आउट, फाइनली इंट्रोड्यूस करने वाला है मच नीडेड फीचर, ऐसा फीचर जिसकी बहुत लंबे टाइम से आवश्यकता थी, जो आपको इजाजत देगा कि आप अपने ट्वीट्स को स्केड्यूल पर लगा सकते हो। हाँ, ये स्टार्टिंग कर सकता है। अब एक बारी डी को पढ़ो, डी कहता है डी कहाँ है जी, डी कहता है वेल यू वोंट हैव टू स्टे अप लेट एट नाइट एट टू पोस्ट ए विश एज ट्विटर वुड नाउ लेट यू स्केड्यूल द ट्वीट। ना बी से ज़्यादा अच्छी शुरुआत डी करता, बी से ज़्यादा अच्छी शुरुआत डी करता है, क्योंकि भाई इसके अंदर बी से ज़्यादा अच्छी शुरुआत डी नहीं, डी से अच्छी शुरुआत बी करता, क्योंकि बी के अंदर ना एक ऑब्वियस सी बात बता रहा था, डी के अंदर भी बात बता रहा था, लेकिन एक क्लियर सेंस नहीं आई। तो मुझे ना एक बात पता लगी कि भाई अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ, अभी भी हम कंफ्यूजन में है कि बी को चुने या डी को चुने। तो छोड़ो, नेक्स्ट चीज़ उठाओ। यानी अगर मैं बी को चुन नहीं रहा, मैं सिर्फ एक बात देखता हूँ, अब मैं ए पे आ जाता हूँ। स्टार्टिंग मुझे पता लग गया बी या डी में से होगी, अब मैं ए के ऊपर आता हूँ, मुझे पता लगा कंपनी, फिर मुझे थोड़ा सा पढ़ के और पता लगा भाई कौन सी कंपनी, मुझे पता लगा कि ये जो कंपनी है ना, ये एक्चुअली में ट्विटर को ही कह रहा है, यानी बी और ए का पेयर आएगा। अब मैं जब बी के बाद ए को पढ़ता हूँ तो मुझे पता लगता है कि कौन सी कंपनी, ट्विटर, यानी ये कंपनी अब जाके डेफिनेट नाउन बनती है। तो मुझे क्या पता लगा, मुझे पता लगा कि बी और ए का एक पेयर आएगा, बी और ए का एक पेयर ढूंढो। यहाँ तो कहते हैं बी पहले और ए लास्ट में, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके अंदर फिर कहता है बी सेकंड पे और ए लास्ट में, तो ई ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब आपके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, बी ए सी डी ई या फिर ई डी।
तो भाई सीधी सी बात थी, मुझे पता था BAC BAC। अब आपको ढूंढना है D से एंडिंग करूं या E से एंडिंग करूं। तो एक कंक्लूसिव सा सेंटेंस पढ़ो। तो मैंने पढ़ा E, मैंने क्या पढ़ा जी, E के अंदर लिखता था ऑल दिस कैन बी डन फ्रॉम ट्विटर वेब ऐप। अब मुझे पता लगा कि ऑल दिस की बात कह रहे हैं कि ये सब कुछ किया जाएगा कैसे, ट्विटर वेब ऐप से। तब मुझे क्या पता लगा कि ऑथर ने पहले 4-5 सेंटेंसेज में कोई बात बताई और अब अपनी बात को कंक्लूड कर रहा है कि ये सारा कुछ इस ऐप से कर लेना रे। इसका मतलब जो ई था वो एक कंक्लूसिव सेंटेंस था, और कंक्लूसिव सेंटेंस था तो कंक्लूजन हमेशा लास्ट में आता है, इसीलिए ये आंसर बनता। सारे पढ़े बिना भी मैं आंसर निकाल लेता, और सारे पढ़ते तो भी आसान था, आप बना लेते। अब थोड़ा टाइम बचाना है भाई, तो हमको थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब आप देखो आगे क्या कहता है जी, आगे आपसे कहता है, हाँ जी, अब फिर से वही नो ऑप्शन वो वाला है नहीं इसमें, नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शंस के साथ खेल लो कि ऑप्शंस में पूछो कि भाई क्या क्या है, किस किस से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन कहता है कि स्टार्टिंग कर दो ए से, सी से या फिर डी से, ए से सी से या फिर डी से। तो ए के पढ़ो, ए से पढ़ो द अपडेट। देखो फिर से वही बात कर दी, द अपडेट, तो मुझे पता ही नहीं ना भाई कौन से वाली अपडेट। देखो आप इसको पूरा पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि कहीं अपडेट की बात करेगा। ये कहते हैं द अपडेट, भाई अपडेट नाउन को डेफिनेट कैसे कर दिया, अभी तक हमें पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये नाउन है किस चीज़ का, किस चीज़ की अपडेट है। इसीलिए एक बारी के लिए मैं ए को प्रायोरिटी लिस्ट से हटाता हूँ, ए गया, ए गया। अब मैं कहता हूँ सी या डी में से कोई एक स्टार्टिंग सेंटेंस बनेगा। तो अब डी ने तो फिर गड़बड़ कर दी, डी में कहता है दिस इज सपोज टू लिमिट। अरे भाई क्या दिस, अब भी दिस आइडिया दे ही नहीं रहा है, यानी दिस से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। अब मुझे क्या पता लगा, स्टार्टिंग तो सिर्फ और सिर्फ सी से होगी। अब आप सी को पढ़ो, गूगल अनाउंस्ड ऑन थर्सडे दैट इट विल ब्रिंग इट्स सेम साइट कुकी अपडेट बैक स्टार्टिंग जुलाई 14 अलोंगसाइड द लॉन्च ऑफ क्रोम 84। गूगल भाई साहब ने अनाउंस किया थर्सडे को कि भाई हम ना सेम साइट कुकी नाम की अपडेट लाएंगे 14 जुलाई से, साथ ही साथ जो कहाँ अवेलेबल होगी, साथ ही साथ क्रोम 84 को भी लॉन्च करेंगे। अब जाके मुझे पता लगा ना बच्चा कि किस अपडेट की बात कर रहा है। अब जाके मुझे पता लगा कि इस सेम साइट कुकी नामक किसी अपडेट की बात कर रहा है। अब मैंने देखा कि भाई जो द अपडेट है, जैसे ही सी को पढ़ने के बाद मैं ए लाइन को पढ़ता हूँ ना, मुझे पता लग जाता है। अब स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है कि कौन सी अपडेट, गूगल की कुकी की अपडेट। यानी मुझे क्या पता लगा, सी और ए का एक पेयर बनेगा। बस अब तो कोई चक्कर ही नहीं, इन दो में सी और ए का एक यही पेयर था, इसका आंसर भी यही बनता। अब आप चाहे पूरा पढ़ के देख लेना, सेम ही सेंस बनेगी, लेकिन टाइम बचाना है तो हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बारी इसको देख लो जी, इसके अंदर क्या कहता है। देखो इसके अंदर क्या था भाई, मैं आपको बता देता हूँ, इसने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी क्या। इसके अंदर ऐसा था कि एक ये कॉलम दिया, एक ये कॉलम दिया, इसके अंदर 3 सेंटेंस दे दिए, इसके अंदर 3 सेंटेंस दे दिए। बेसिकली आपको मैच द फॉलोइंग खेलना था, यानी पहले कॉलम के कुछ सेंटेंसेस को आपको मैच करना था किसके साथ, दूसरे कॉलम वाले सेंटेंसेस के साथ, ताकि कोई मीनिंगफुल सेंस निकल पाए। इस तरह की बात थी। अब एक बारी आप देखो क्या कहता है, एक सेकंड देखो भाई, अब ना ऑप्शंस को ही उठाओ, ऑप्शंस के साथ ही खेलो। इतना टाइम नहीं होगा कि मैं 6 के 6 एग्जाम में पढ़ूं, इतना टाइम नहीं बनेगा। तो मैंने देखा कि मैं कोई ऐसे ऑप्शन को उठा लेता हूं जिससे सारे ऑप्शंस कवर हो जाए। मैंने देखा अगर मैं ए को चूज करूंगा ना तो भाई कितने ऑप्शंस कवर हो पाएंगे। अगर मैं ए को चूज कर लूँ तो मेरे कितने ऑप्शंस कवर हो जाएंगे भाई, एक ऑप्शन हटेगा, एक ऑप्शन हटेगा, 2 ऑप्शन हटेंगे। ठीक है, 2 ही ऑप्शन हटेंगे। लेकिन अगर मैं बी को चूज करता हूं तो मेरे कितने ऑप्शंस हटेंगे भाई, एक सेकंड, अगर मैं बी को चूज करता हूं तो मेरे एक ऑप्शन ये गया, एक ऑप्शन ये गया, और कोई ऑप्शन गया। और साथ ही साथ ना बी को चूज करके भाई बी और ई का पेयर, एक बात बताओ, अगर ए को चूज करूंगा तो सिर्फ 2 ऑप्शंस पे आंसर कर पाऊंगा, 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाऊंगा मैं। लेकिन अगर मैं बी पे आइडिया लगाऊंगा तो एक तो इस ऑप्शन से खेलने का मौका मिलेगा, एक इस ऑप्शन से। ऊपर से मुझे एक बात और पता चली कि भाई बी का पेयर एफ के साथ लगा रहा है, बी का पेयर सी का पेयर भी एफ के साथ लगा रहा है। तो मुझे क्या पता चला जी, मुझे पता लगा कि भाई हो सकता था बी एफ के साथ पेयर हो तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ही कट जाएगा, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाएगा। यानी मुझे पता लगा कि अगर मैं बी से चूज करूंगा ना तो मुझे कम सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं बी को उठाऊंगा। ऑथर क्या कहता है, बी का पेयर या तो ई के साथ है या एफ के साथ है, और कहीं पेयर बना ही नहीं रहा। तो बस मैं इतना देखूंगा बी को पढ़ के ई या एफ में से कोई भी सेंटेंस जुड़ सकता भी है या नहीं जुड़ सकता। पढ़ो, अब बी को पढ़ो, बी क्या कहता है,
बी कहता है जी पूरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, यही टाइम बचाना है। बी क्या कहेगा जी, NOAA रिसर्चर्स किसी जगह का नाम है, किसी का नाम है। रिसर्चर्स ने क्या कहा, सेड दैट दे वर कंपेयरिंग देयर US पोल्यूशन मेजर्स, वो कंपेयर कर रहे हैं किस चीज़ को, उनके पोल्यूशन मेजर्स टू डेटा समथिंग। भाई रिसर्चर्स ने कहा सेड दे वर कंपेयरिंग देयर US पोल्यूशन मेजर्स टू डेटा, आगे देखते हैं कहाँ जुड़ेगा। ऑप्शंस कहते थे EF से ही जुड़ेगा, डी से तो जुड़ने का सवाल नहीं, तो डी को हटा दिया, EF से जुड़ो। टू डेटा रिकॉर्डेड इन प्रीवियस ईयर्स टू कम अप विद द एस्टिमेटेड कट्स, ये लो पहले पे ही मिल गया। टू डेटा इंटरेस्ट रेट लूजिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट सस्पेंडिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहा। भाई पोल्यूशन के किसी डेटा को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, पिछले साल के डेटा के साथ। तो भाई सीधा सीधा ही देखते ही मिल गया कि बी ने ना राइम बनाई किसके साथ में, ई के साथ। देखो मैंने सिर्फ एक सेंटेंस, दो सेंटेंस पढ़े, डी को मैंने एक ही सेंटेंस पढ़ा और पहले वाले में ही मुझे आंसर मिल गया। क्यों? क्योंकि जैसे मैथ में करते थे सॉल्व करने से पहले कई बार ऑप्शंस को पहले विजुअलाइज करते थे, यहाँ भी ऑप्शंस को विजुअलाइज किया। ठीक है, तो भाई बी और ई का पेयर तो हर हाल में बनेगा। अब देख लो कहीं भी बी और ई का ऑप्शन नहीं दिया, आंसर ही क्या बना, एक बना, ए इसका आंसर था। अब आप चाहें, एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ अब आप चाहें पूरे को पढ़ लेना, सारे मिला के देख लेना, बनेगा सेम ही, लेकिन कोई नहीं पूछेगा कितनी सेंस बनाई, बात कहाँ के अटकेगी, अटेम्प्ट कितने करके। तो टाइम बचाना पड़ेगा, टाइम बचाना पड़ेगा तो इस तरीके से खेलना पड़ेगा, कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है भाई, इस तरीके से बनाओ। अब 42 को देखो, 42 में क्या कहते हैं, फिर से 42 के अंदर ऑप्शन ही नहीं दे रहा, 42 के अंदर नन ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं दिया, तो मैं ऑप्शंस के साथ उठाऊंगा। अब मैंने क्या देखा जी, मैंने देखा अगर मैं ए को उठाता हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस को लगा पाऊंगा, सी और ई को। अगर मैं बी को उठाता हूं तो भाई मैं दो ही ऑप्शंस को उठा पाऊंगा, लेकिन अगर मैं सी को उठाता हूं ना, अगर भाई मैं सी को उठा लेता हूं, एक सेकंड बच्चों, अगर मैं सी को उठा लेता हूं तो मैं तीन ऑप्शंस के साथ खेल पाऊंगा और मुझे फोर्थ ऑप्शन पर भी थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो अब सी का पेयर ढूंढेंगे, सी का पेयर ई के साथ हो सकता है, डी के साथ हो सकता है। ऑप्शंस कहते हैं सी का पेयर या तो डी के साथ बनेगा या ई के साथ, यानी मैं एफ को देखूंगा भी नहीं, एफ को मैं देखूंगा भी नहीं, सिर्फ सी को पढ़ूंगा। मैं क्या पढ़ूंगा, द CEO ऑफ फ्रेंच ड्रग जायंट Sanofi suggested Wednesday that the CEO है किसी जगह का, ये उसका नाम और ये उस बंदे का नाम, उसने सजेस्ट किया वेंसडे को दैट द, क्या, अब तो बहुत आसान हो गया, क्या सजेस्ट किया होगा जी उसने, एक सेकंड भाई एक सेकंड, इसने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, दैट द, हाँ ठीक है। तो भाई एक बात पता लगी मुझे, क्या कहता है जी, मुझे कहता है दैट द, हाँ एफ के साथ पेयर बन नहीं सकता था। आगे मैंने देखा द आर्टिकल के बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए, नाउन चाहिए तो भाई हेड तो एक वर्ब थी, यानी ये पेयर भी नहीं बनता। फिर से नाउन चाहिए, एक आर्टिकल ये, एक आर्टिकल ये, दो आर्टिकल तो नहीं हो सकते थे। यानी मुझे एक बात पता चली कि सी का किसी के भी साथ में पेयर नहीं बनेगा। तो ना तो ये आंसर हो सकता, ना ये आंसर हो सकता, ना ये आंसर हो सकता। फिर क्या बच गया, अब कुछ भी नहीं बचा, अब सिर्फ बी का ऑप्शन उठाना पड़ेगा, बी का किसके साथ में पेयर बन सकता है। तो पढ़ो बी को, और बी का भी मुझे ई और एफ के साथ ही चेक करना है, डी के साथ नहीं बनेगा, ऑप्शंस में ही नहीं दे रहा। अब बी को पढ़ो क्या कहता है, नाउ दैट लोकल अथॉरिटीज हैव बैक डाउन एंड सेड दैट द टेस्ला फैसिलिटी कैन रीओपन प्रोवाइडेड सर्टेन सेफगार्ड्स आर मेट। अब पढ़ो, the company is on the fast track of preparation for life post weeks of lockdown when Tracy came across the reference that। तो भाई अगर मैं बी का पेयर एफ के साथ में कर देता तो देखो कितना ब्लंडर कर देता, लास्ट में दैट लगा देता, लास्ट में दैट जोड़ता किसको, किसी आत्मा को, कोई वाक्य दिया ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। और वैसे भी पढ़ के ही सेंस जनरेट हो गई थी क्या, कि अब लोकल अथॉरिटीज़ हैव बैक डाउन, उन्होंने डिसीजन दिया कि भाई टेस्ला फैसिलिटी जो है ना, लोकल अथॉरिटीज़ बैक हो गई, अपने डिसीजन से मुकर गई कि जो टेस्ला है ना रीओपन कर सकती है अपनी फैक्ट्री को, अपनी कंपनी को, सेफ गार्ड्स को, मेजरमेंट को पूरा करते हुए। और अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी फटाफट से अपनी प्रिपरेशंस कर रही है। द कंपनी इज ऑन द फास्ट ट्रैक ऑफ प्रिपरेशन फॉर, किस चीज़ के लिए, लाइफ पोस्ट वीक्स ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद जो जीवन शुरू होगा, लॉकडाउन खत्म होने के कुछ हफ्तों बाद, पोस्ट वीक का मतलब लॉकडाउन के हफ्तों के बाद जो वीक शुरू होगा उसके लिए कंपनी तैयारी कर रही है। यानी आपको पता लगा कि बी और ई का ही पेयर बनेगा। देख लो बी और ई का ही पेयर बना। बात क्लियर हो गई आपको, बात क्लियर हो गई। अब आप एक बारी
43 को देखो, देखो जी ऑप्शन के साथ खेलते हैं। ए को उठाओगे तो सिर्फ 2 ऑप्शन हटेंगे, सी और ई। बी को हटाओगे तो आप कितने ऑप्शन हटा पाओगे, 2 ऑप्शन हटा पाओगे। लेकिन अगर बच्चों सी के साथ खेलोगे तो एक ये ऑप्शन निकलेगा, एक ये ऑप्शन, एक ये ऑप्शन, एक ये ऑप्शन, 4 ऑप्शन आएंगे। अब तो मैं सी के साथ ही खेल लूंगा। और सी के साथ में क्या क्या पेयर बनेंगे भाई, यानी ए और बी को तो मैं एक बारी के लिए देखूंगा भी नहीं। सी के साथ डी ई एफ का कोई एक पेयर बनेगा, उस पेयर को मुझे पहचानना है। तो देख लो, एक बारी देखते हैं। पेन का कलर चेंज करने तो दिख ही नहीं रहा। क्या होएगा जी, मोर देन 50 डेज सिंस ए नेशन वाइड लॉकडाउन वॉज अनाउंस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। कहते हैं 50 दिन से ज़्यादा का समय गुजर गया जब से एक पूरे नेशन में लॉकडाउन अनाउंस किया है यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने। इट इज़ क्लियर दैट, अब क्लियर हो गया, दैट व्हाट वाज डन एज ए पब्लिक हेल्थ मेजर टू। भाई पब्लिक हेल्थ मेजर के लिए क्या किया जा सकता था, 2 आगे दे रहा है जी 2। तो अब मुझे एक बात बताओ, हमने अनगिनत बार ये बात सीखी थी कि 2 के बाद में 2 ही चीज़ें आएंगी। 2 के बाद में 2 ही चीज़ें आएंगी, या तो कोई उसका ऑब्जेक्ट आएगा जो कि नाउन हो, प्रोनाउन हो, या फिर वर्ब आए तो या तो V1 प्लस ING में, V1 प्लस ING में आए तो वो नाउन की तरह काम कर रही है, या फिर भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। तो अब आप एक बात देखो, 2 के बाद में विद नहीं आ सकता, कोई सेंस ही जनरेट नहीं होगी भाई। 2 के बाद में विद आ ही नहीं पाएगा, कोई सेंस ही जनरेट नहीं होगी, इसीलिए ई ऑप्शन किसी हालत में ही नहीं आएगा। ई ऑप्शन को मैंने हटा दिया। अब मुझे पता लगा जी कि भाई टू एड्रेसिंग टू एड्रेसिंग की क्या आवश्यकता पड़ गई। V1 प्लस ING क्यों लगाएगा 2 के बाद, तो इसे यहाँ क्या लगानी चाहिए थी जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए थी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएगा तो ये भी हट गया। तो क्या आंसर बच सकता था जी, इसमें आंसर बच सकता था आपका टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम कोविड-19 थ्रेट। लोगों को बचाने के लिए कोविड-19 थ्रेट से, जो लोगों को कोविड-19 थ्रेट से बचाने के लिए सरकार ने जो नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया था 50 दिनों से ज़्यादा का, अब क्या हो रहा है, वो एक स्नोबॉल की तरह जम गया। क्या जम गया, उसने एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा कर दिया उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, खासकर भाई जो शहर में रहते हैं और माइग्रेट लेबर है पर्टिकुलरली। यानी सी और डी ने करेक्ट चॉइस बनाई। तो बस सी और डी को चूज करो, आंसर बनेगा ये। बस इस तरीके से टाइम बचाना है भाई। सारे 6 के 6 देखो, इन सेंटेंसेस को पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा जी, स्मार्टली आपको इन चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। आगे देख लो, आगे क्या कहता है। अब ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हम थोड़े से भी अपडेटेड थे, वैसे सारे बच्चे अपडेटेड होंगे भाई, ये तो बहुत आसान हो जाता अगर हम थोड़े से भी अपडेटेड होते। तो देखो, आप एक बात चूज़ करते, अगर आप ए ऑप्शन को हटाते तो 2 ऑप्शन हटते, अगर आप बी ऑप्शन को हटाते तो 2 ऑप्शन हटते, अगर आप सी को हटाते तो 3 ऑप्शन हटते। लेकिन जब मैंने बी को ध्यान से देखा ना, तो बी को ध्यान से मुझे एक सेकंड बी को ध्यान से देखा तो मुझे क्या पता चला ना भाई, ना ये वाली बात नहीं, यहाँ तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ फिर भाई। ए को हटाते तो भी 2 ऑप्शन हटते, बी को हटाते तो भी 2 ऑप्शन हटते। लेकिन मैंने एक बात देखी, मैंने क्या बात देखी भाई, मैंने देखा क्यों ना ई के साथ खेला जाए, क्यों ना ई के साथ खेला जाए। हर बार हम पहले वाले में से उठा रहे थे, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, मैंने देखा यार हर एक में ई है, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई। अगर मैं ई ऑप्शन को हटाऊंगा ना तो मेरे 4 ऑप्शंस लगेंगे, यानी अब मैं ई का पेयर उठाऊंगा। और ऐसी गलती आप मत करना कि ई का पेयर उठाना है तो पहले ई को पढ़ लो, गड़बड़ हो जाएगी, सेंस क्रिएट नहीं होगी। ई को पढ़ूंगा, ई का पेयर ढूंढूंगा भाई, तो मैं डी को तो देखूंगा भी नहीं और ना ही मैं एफ को देखूंगा। अब मुझे ई का पेयर बनाना है ए बी सी के साथ। अब एक बारी ए बी सी को पढ़ो। वेंडेक्स लिमिटेड इंफॉर्मेशन द इंडियन बोर्सर्स ऑन ट्यूसडे दैट अग्रवाल कंट्रोल वेंडेक्स रिसोर्सेज वांट्स टू बाय डैश। यहाँ वॉल नहीं आना था, इसको काट देना। वांट्स टू बाय द शेयर्स हेल्ड विद पब्लिक स्टेक होल्डर एंड डीलिस्ट द कंपनी फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। बहुत बढ़िया। क्या चीज़ बाय की जा सकती है, किस चीज़ को खरीदा जाएगा, शेयर्स को खरीदा जाएगा, है ना, शेयर्स को ही खरीदा जाएगा। यानी एक लाइन पढ़ के ही पता लगा कि भाई ए ने ई के साथ में राइम बनाई। देखो, आमतौर पे सारे ऑप्शंस को पढ़ो, सबसे ज़्यादा तभी बात बनती है, सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। लेकिन जब इतना लेंथी आ गया तो भाई ट्रिक के साथ खेलना पड़ेगा, नहीं तो पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं होगा। और मैंने ये ट्रिक बताई कि ऐसे भी आप खेल सकते हो, ए और ई का पेयर बनता। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी बात और बता देता हूँ मुझे कैसे लिंक करना आया। मैंने एक वर्ड पढ़ा जी, बोर्सर्स। बोर्सर्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्टॉक मार्केट जो होता है ना,
स्टॉक मार्केट का नाम है। स्टॉक मार्केट को भी बोर्सर कह सकते हैं, यानी इस इंडियन बोर्सर को पढ़ के ही मुझे पता लग गया आगे स्टॉक मार्केट की कहीं ना कहीं बात करेगा, शेयर्स की बात करेगा। शेयर्स का ऑप्शन यहाँ लग रहा था, तब मैंने कहा कि भाई ए और ई में एक परफेक्ट राइम बनती है, आंसर भी इसका सी ही बनता। सारा पढ़ने का टाइम बच्चों नहीं निकल पाएगा, एग्जाम में टाइम आपको बचाना पड़ेगा। अगले वाले को अगर हम पढ़ते हैं तो अगले वाले को पढ़ के तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्या, एक सेकंड देखो, थोड़ा सा भी आप अपडेट रहे थे तो आपको पता होगा क्या कि भाई एलोन मस्क नाम का जो बंदा है ये है कौन? ये टेस्ला कंपनी का मालिक है जो बिजली की कारें बनाती है। ये सीईओ है टेस्ला कंपनी का। इसका नाम क्या है जी? एलोन मस्क। कहाँ रहता है ये एल्मेडा कंट्री में, एल्मेडा काउंटी एक देश का नाम है, यूएसए की कैलिफोर्निया में पड़ता है। तो एक बात पता लगी, थोड़ी सी जीएस हमने पढ़ी थी कि इस बंदे का नाम आ गया, इसके देश का नाम आ गया, तो कहीं ना कहीं इसकी कंपनी टेस्ला के बारे में कोई बात बताएगा। भाई इसको कौन जानता है? इसकी कंपनी की वजह से। अब आप ऑप्शंस ढूंढो यार, बी ऑप्शन की राइम बनाओ। कहाँ उठता है बी ऑप्शन? बी ऑप्शन की राइम बनाई तो मुझे ना पहले के अंदर ही टेस्ला का प्लांट दिखा, अगले वाले में कहीं भी मुझे ऐसी कोई भी सेंस नहीं आई। तो मुझे क्या पता चला? मुझे पता चला बी और डी का एक पेयर बनेगा। अब कोई बच्चा बोले कि सर हमें नहीं पता लगा, हमें नहीं पता था जी एलोन मस्क कौन है। बहुत अच्छा बच्चे, मेरे को भी नहीं पता था। तो मैंने एक बात और देखी, देखो अब पूरा पढ़ोगे तो भी टाइम लगेगा और पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने एक ट्रिक बताई, पूरा पढ़ना पड़ेगा और पूरा पढ़ना भी। सारों को मैंने पूरा ही पढ़वाया। इसके अंदर मैंने एक चीज़ बताई, भाई यहाँ डाइड द पूल दिखा, इस चीज़ को पूरा पढ़ो। क्या कहता है? व्हेन नार्सिस डाइड, कोई बंदा है जब उसकी डेथ हुई ना तो जो उसका प्लेजर था ना वो चेंज हो गया, बदल गया। कहाँ से? कप ऑफ स्वीट वाटर से एक कप ऑफ सॉल्ट टीयर से। और भाई इसके अंदर पूल दिखा। अब मुझे पता ही नहीं यार कि कौन नार्सिसस है, कब मरा, क्या उसके साथ गड़बड़ हुई, लेकिन मुझे एक बात पता लग रही है कि यहाँ पूल दिखा रहा है। और यहाँ बी को मैंने पढ़ा ना तो यहाँ फिर से मैंने एक बात देखी कि यहाँ भी टीयर्स कहता है, यहाँ भी वीपिंग कहता है, यहाँ भी किसी पूल का जिक्र करता है और यहाँ आके भी किसी पूल का जिक्र करता है। यानी जिस बच्चे को ये नहीं पता चला कि एलोन मस्क टेस्ला से रिलेटेड है, वो बच्चा मान लो बी और, एक सेकंड कहाँ गया, वो बच्चा मान लो बी और डी में एक राइम नहीं बना पाया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख लेते। सी में पूल, यहाँ भी पूल था, यानी सी और ई की भी एक राइम बनती। अब ढूंढो कोई ऐसा ऑप्शन था क्या? बिल्कुल था। ई ऑप्शन में बी डी और सी ई की राइम बन रही थी, यानी ये दो सेंटेंसेस पेयर में थे। पूरा पढ़ के सेंस बनाओगे तब भी यही बनेगा, और इस तरीके से थोड़ा टाइम बचा लोगे तब भी कुछ कुछ ऐसी सेंस आपको मिल जाएगी। बात क्लियर? हाँ जी, बात क्लियर हो रही है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप एक बारी 46 को देखो। देखो 46 के अंदर क्या कहता है जी? 46 के अंदर वही काम करो। एक सेकंड 46 के अंदर क्या करें? 46 की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, इसी के साथ का था, अलग था, ये पता भी नहीं चल रहा, इसी के साथ का है। देखो भाई 46 के अंदर भी वही काम करो, ऑप्शंस को उठा लो। 46 के अंदर ऑप्शंस को उठाओ। मैंने क्या देखा, ए को चूज करता तो दो ऑप्शन हटते, बी को चूज करता तो दो ऑप्शन हटते। अगर मैं ई को चूज करता तो बहुत सारे ऑप्शन हट जाते, एक ये ऑप्शन हटता, एक ये ऑप्शन हटता, एक ये ऑप्शन हटता, एक ये ऑप्शन हटता। यानी मैं अब सिर्फ हर हाल में ई की राइम बनाऊंगा। ई की राइम बनाऊंगा तो मैं डी को भी बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा और मैं एफ को भी बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। अब मैंने एक चीज़ देखी, मुझे सिर्फ इतना सा दिखा ई पे, स्प्रेड ऑफ डिसीज, डेडली डिसीज, किसी डिसीज़ की बात कर रहा है। आगे जैसे ही मैं ऊपर आया ना तो मैंने ए में देखा कोविड-19 है, बी के अंदर कोई डिसीज़ की बात कर ही नहीं रहा, सी के अंदर कोई बिजनेस रिलेटेड बात कर रहा है, सीईओ वाली, यानी ये भी सेट नहीं बैठता। क्या आंसर बचता? ए किसके साथ लिंक होता? ई के साथ। आप चाहे सारे पढ़ के देख लेना, चाहे ए और ई को पढ़ के देख लेना, राइम यही बनाएगा, यही इसका आंसर बनेगा। अरे ये क्या गड़बड़ हो गई भाई, ए और ई में हमने आंसर गलत कैसे मार्क किया? इसका आंसर गलत है क्या? एक सेकंड रुको बच्चों, ये कहते हैं सी और ई, 46 में कहता है जी सी और ई, नहीं भाई गलत है, इसका आंसर ए और ई की ही राइम बनेगी। एक बारी मैं ए और ई को पढ़ के देखता हूँ। एज कोविड-19 केसेज इन द कंट्री कंटिन्यू टू क्लाइम, न्यू दिल्ली हैज sought to aggressively
contain the spread of deadly disease by essentially shutting down the world second most populated city। बहुत बढ़िया। क्या कहता है? कहते हैं जैसे कोविड-19 के केस देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, लगातार क्लाइम कर रहे हैं, न्यू दिल्ली ने सीख यानी सोच लिया है क्या कि भाई एग्रेसिवली जोर जबरदस्ती से कंटेन करेंगे। क्या करेंगे जी? इस बीमारी को रुकवाएंगे, स्प्रेड ऑफ डेडली डिसीज को रोकेंगे। कैसे भाई? नेसेसरी कर देंगे, शट डाउन, बंद करो, लॉकडाउन लगाओ। किस चीज़ को? वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी को, दुनिया की सबसे ज़्यादा सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी को। बिल्कुल आंसर गलत है। यहाँ भी पता लग गया भाई पॉपुलेटेड सिटी कौन है? इंडिया ही तो है। तो ए और ई की ही राइम बनती, इसने आंसर गलत मार्क दिया था। इसका आंसर बी ना होके सी आंसर बनता। और सी और ई की तो कोई राइम वैसे भी नहीं बनती भाई। पॉल हडसन को क्या करना था हमारे इंडिया से? पॉल हडसन को तो कुछ करना ही नहीं था। आंसर इसका लगता सी, इसने आंसर गलत दिया है। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो 47 के अंदर क्या कहता है? 47 के अंदर क्या कहता है जी? कुछ वर्ड्स दिए जो ब्रैकेट में लगा रहा है, जैसे कि इसने दिया आपको ए, देखो एक इसने दिया रिलीफ, एक इसने दिया स्टाफ, एक इसने दिया वल्नरेबिलिटीज़, एक इसने दिया डेटा, एक इसने दिया इडल्ट, एक इसने दिया अपॉर्चुनिटीज़। आपको ये बताना है क्या कहता है भाई, इसके अंदर पहले वाले सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स की मिसमैचिंग है, वो वर्ड्स बाय मिस्टेक सेकंड के अंदर डाल दिए। तो आपको चूज़ करना है कि कोई रिप्लेस होगा या नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं। अब आपको एक बात पता चली, इसके अंदर नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड दिया, नो एक्सचेंज दिया तो अब मैं ऑप्शंस के साथ नहीं खेल सकता। मैथ में भी हम ऐसा ही करते थे, जब फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव आ जाता था ना, तो हम उसमें ऑप्शंस को यूज़ नहीं कर सकते थे। इसीलिए यहाँ भी मैं ऑप्शंस को यूज़ नहीं कर सकता। अब आपको सेंस पकड़नी पड़ेगी। मैंने क्या देखा? मैंने सबसे पहले पढ़ा रिलीफ एनालिटिक्स। तो भाई रिलीफ एनालिटिक्स क्या? एनालिटिक्स तो होता है आंकड़े, रिलीफ एनालिटिक्स तो कुछ भी नहीं होता। अब मैंने देखा क्या इस रिलीफ को रिप्लेस करके कोई और बेटर वर्ड होता है? अगर नहीं होगा तो मैं आगे पढ़ूंगा, अगर कोई वर्ड मिल गया तो मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं। मुझे दिख गया डेटा, हाँ डेटा एनालिटिक्स होता है भाई। इडल्ट एनालिटिक्स कोई बात ही नहीं बनती, अपॉर्चुनिटीज एनालिटिक्स नहीं। तो मुझे क्या पता लगा? मुझे पता लगा जो एनालिटिक्स होगा वो डेटा के लिए आएगा। तो भाई हर हाल में एक ही रिप्लेसमेंट करवाऊंगा डी से, बस। अब तो बहुत आसान, ऑप्शन चूज करो। देखो एग्जाम में देगा भी ऐसा, अगर आप इन शॉर्ट कीज को पकड़ोगे तो फटाफट फर्स्ट ऑप्शन स्ट्राइक करेगा। ए और डी का कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है। यही मेरा आंसर है। अब तुम चाहें बाकियों को पढ़ के देख लेना, सेम सेंस निकलेगी, सेम तरीके से एलिमिनेट होगा। लेकिन टाइम बचाओगे तो इस तरीके से आपको जाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। आगे कहता है बच्चों वायर, मैच्योरिटी वायर। तो भाई मैच्योरिटी को रिप्लेस करना है। अब वायर कौन सी मैच्योरिटी वाली हो गई? वायर तो मैच्योरिटी वाली होती नहीं। आगे मैंने पढ़ा हाई फ्लेक्सिबल, तो मुझे पता लगा हाँ वायर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। हमने पढ़ा था ना डक्टिलिटी होती है मेटल्स में, यानी वायर की ना फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। और आगे खुद ही कह रहा है जिसको मोल्ड भी किया जा सकता है, यानी इसको अलग अलग शेप्स में ढाला जा सकता है। तो अब ऐसी बात कर रहा है तो मुझे पता लगा ए को रिप्लेस हर हाल में डी से करना पड़ेगा। ऑप्शंस नो एक्सचेंज हट गया, ए की रिप्लेसमेंट डी के साथ, सिर्फ एक ऑप्शन बनता है डी। आप चूज कर लेना, यही आंसर बनेगा। देख लो, सारा पढ़ के देख लेना, लेकिन एग्जाम में बच्चों इतना टाइम नहीं मिलेगा। अगर इस तरह की चीज़ आ गई, हमें मैक्सिमम स्कोर करना है तो हमें थोड़ा दिमाग उस टाइम पे चलाना पड़ेगा। ऐसा हो जाए तो वहाँ डीमोटिवेट मत हो जाना कि क्या हो गया क्या हो गया। थोड़ी ट्रिक लगाना कि कोई बात नहीं, इससे खेलते हैं, इसको कैसे उड़ाएंगे, हौसला नहीं गिराना वहाँ पर। आगे क्या कहता है जी? आगे कहता है अराउंड 8 मिलियन पीपल इन द गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल कंट्रीज कंस्टिट्यूट। भाई कंस्टिट्यूट एक वर्ब आई, कंस्टिट्यूट एक वर्ब आई और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या बना? पीपल, 8 मिलियन पीपल। यहाँ तक मुझे पता लगा कोई भी गड़बड़ नहीं थी। इसको अगर मैं हटा भी देता GCC, कोई भी गड़बड़ नहीं थी, बिल्कुल ओके था। यानी मैंने देखा ए को तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन हटाओ। ए को जिसमें रिप्लेस कर रहे हो उसको ऑप्शंस को हटा दो। अब मैं देख लेता हूँ बी डी को रिप्लेस किया जा सकता है क्या? अगर नहीं किया जा सकता तो मैं नो एक्सचेंज लगा दूंगा, और नहीं तो मैं आगे पढ़ूंगा। अब देखो बी में क्या कहता है? नर्चर्ड अमंग इंडियन। नर्चर्ड अमंग इंडियन की बात नहीं करेगा, नर्चर्ड अमंग इंडियन, या फिर कहता है कोहोर्ट। भाई कोहोर्ट क्या होता है? कोहोर्ट होता है दस्ता, एक तरह का दल, सहयोगी। तो ये क्या कहते हैं? कहते हैं गल्फ कंट्रीज में ना 8 मिलियन के आसपास लोग हैं, 80 लाख लोग हैं हमारे जो गल्फ कंट्रीज में, बाहर के देशों में, मुस्लिम कंट्रीज में काम करते हैं। तो वहाँ पर ना भारतीयों का एक अलग सा दल बन गया है, इतने लोग हो गए। तो नर्चर्ड की बात नहीं, कोहोर्ट वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, जो कि सेंस देता है
किस चीज़ की, एक दल की। और फिर मुझे पता लगा यानी भाई इस वर्ड को यहाँ लगाऊंगा तो ज़्यादा अच्छी सेंस आएगी और गुड रिलेशंस को नर्चर किया जा सकता है। यहीं पर मुझे पता लग गया था कि बी और डी को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। आगे फिर से बात कर लेते हैं एंड्योरेंस कम्युनिटीज़। एंड्योरेंस कम्युनिटी क्या, एंड्योरेंस कम्युनिटी की बात नहीं, एंड्योरेंस तो होता है स्ट्रेंथ करना, स्ट्रेंथ थोड़ी देगा। डायस्पोरा, डायस्पोरा का मीनिंग होता है प्रवासी, जो अपने देश से बाहर गया हो। तो यही तो बात है, 8 मिलियन बाहर ही तो गए हैं। तो यहाँ पर ये कैसी कम्युनिटी है, ये एक प्रवासियों की कम्युनिटी है। तो मुझे पता लगा इस डायस्पोरा वर्ड को इस एंडोरेंस से रिप्लेस कर दो और इंडिया के टाइज को अदर गल्फ कंट्रीज के साथ आप एंडोर कर दो, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा दो, यानी इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। आंसर बनता सी, बिल्कुल। अब आप नेक्स्ट को पढ़ लो। देखो नेक्स्ट में क्या कहता है भाई, इनके अंदर कुछ वर्ड्स दिए, जहाँ पर गड़बड़ है तो बता दो। कोई वर्ड गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, गलत तरीके से यूज़ नहीं कर रहा है तो चलने दो जैसे चल रहा है। अब पढ़ो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री डिक्लेयर्ड दैट द गवर्नमेंट वुड स्टैंड शोल्डर बिटवीन इंडस्ट्रीज इन देयर एंडेवर to help India get ahead on the path of self reliance। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो सरकार है वो स्टैंड शोल्डर, कंधा मिला के खड़ी है इंडस्ट्रीज के साथ, इन देयर एंडेवर, उनके एक प्रयास में कि भाई भारत की मदद करेंगे। गेट अहेड ऑन दी पाथ, किस रास्ते पर चलने पर, सेल्फ रिलायंस रास्ते पर चलने पर, आत्मनिर्भर बनने पर। तो भाई बिटवीन क्यों, शोल्डर बिटवीन थोड़ी, बिटवीन तो होता है बीच में, तो जो सरकार है वो उनके बीच में थोड़ी आएगी, वो उनके साथ खड़ी है। बच्चों सरकार कंपनीज के बीच में नहीं आ रही, वो प्रयास कर रहे हैं तो कह रहे सरकार तुम्हारे साथ है भाई, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। तो यहाँ बिटवीन प्रपोजिशन की जगह मुझे विद लगाना चाहिए था, इसीलिए गड़बड़ थी ए पार्ट के अंदर। देखो बहुत अच्छे, यही आंसर था। ये थी आज की शीट, एक बहुत अच्छा लेवल था भाई इस शीट का। कोई भी इस शीट का लेवल हम खराब नहीं कह सकते, इस शीट का एक बहुत अच्छा लेवल था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो और कमेंट्स में बताओ क्यों पसंद नहीं आया। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये देखो आपके लिए थैंक यू भी लगा दिया मैंने।